आरबीआई गवर्नर ने बाजार की थोड़ी उम्मीदें पूरी की और थोड़ी रह गई बाकी। एक तरफ सीआरआर में आया आधा परसेंट का बड़ा कट तो बाजार के लिए ये रहा पॉजिटिव सरप्राइज। दूसरी तरफ ब्याज दरें बढ़ने में अभी थोड़ा और करना होगा इंतजार। ब्याज दरें घटने के लिए करना होगा थोड़ा और इंतजार। आरबीआई ने महंगाई के अनुमान बढ़ाने के साथ साथ जीडीपी ग्रोथ के अनुमान भी काटे। ऐसे में अब इस पॉलिसी को कैसे समझा जाए, बाजार में आगे के लिए क्या होगा डायरेक्शन, निचले स्तर से आई एक तेज और शार्प रिकवरी का क्या है मतलब, क्या एफआईज फिर से मन बनाकर बाजार के लिए लौट चुके हैं, और सबसे बड़ी बात इस मुश्किल बाजार में कहाँ निवेश करें और कहाँ बनेगा आपका पैसा। इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जिन्हें करीबन करीबन 30 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है, दोनों ही इक्विटी मार्केट का भी और डेट मार्केट का भी। जब मॉनेटरी पॉलिसी का दिन हो तो आपको चाहिए वो एक्सपर्ट जिनकी दोनों पर बड़ी गहरी पकड़ हो, जो भारत को और दुनिया भर के बाजारों को बहुत अच्छे से समझते हैं। आइए स्वागत करते हैं कोटक म्यूचुअल फंड के एमडी नीलेश शाह साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। नीलेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद इस बड़े दिन जी बिजनेस को समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। शुरुआत करना चाहता हूँ आरबीआई की पॉलिसी के कुछ ऐलानों के साथ ही। सीआरआर कट, क्या आधा परसेंट का सीआरआर कट देकर बाजार को पॉजिटिव सरप्राइज दिया है आरबीआई गवर्नर ने कि हाँ मैं लिक्विडिटी को लेकर चिंतित हूँ और इसे पूरी तरह से ठीक करना चाहता हूँ? मेरे हिसाब से आरबीआई गवर्नर ने बहुत ही बढ़िया बैलेंसिंग किया है। ग्रोथ कम हुआ है 7.2 से 6.6%। महंगाई 4.5 से 4.8% बढ़ाई है। अब आपको ग्रोथ को भी प्रोटेक्ट करना है और इन्फ्लेशन को भी कम करना है। इसके लिए जो सबसे अच्छा तरकीब थी वो उन्होंने आजमाई है। एक तरफ से लिक्विडिटी बढ़ा दी है, और सिर्फ सीआरआर कट अकेले ही लिक्विडिटी को सपोर्ट नहीं करेगा। उन्होंने एफसीएनआर बी डिपॉजिट्स के ऊपर जो कैप बढ़ाई है ब्याज के दरों की, उससे एनआरआईज लोग एफसीएनआर बी डिपॉजिट में निवेश करेंगे तो अपने आप डोमेस्टिक लिक्विडिटी और रिजर्व्स को फायदा होगा। दूसरी तरफ महंगाई के ऊपर काबू रखने के लिए ब्याज के दरों को जहां पे है वहीं पे रखा है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आरबीआई गवर्नर ने एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों एक साथ लगा के गाड़ी को नेविगेट करने की कोशिश की है। नीलेश भाई, ऐसी सिचुएशन में तो गाड़ी मतलब खाली वो मतलब एक ही जगह खड़े होकर हिलती रहेगी, बढ़ेगी कैसे आगे, ना आगे ना पीछे, जाएगी किधर? अनिल भाई, अपनी गाड़ी तो चल रही है। हाँ। पहले 7.2% आगे जाने वाली थी, अब 6.6% आगे जाएगी। राइट। चलती गाड़ी में आपको ये तय रखना है कि ये गाड़ी लंबे दौर के लिए चलती रहे। हम अगर एक्सीलरेटर दबाते रहे तो हो सकता है इंजन फट जाएगा और फिर छोटी सी स्पीड के बाद गाड़ी रुक जाएगी। तो ये जब जर्नी के अंदर आपको लंबी जर्नी तय करनी है, तब तब एक्सीलरेटर और ब्रेक, लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन, ग्रोथ और इन्फ्लेशन, दोनों के बीच में बैलेंसिंग करना बहुत जरूरी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि गाड़ी तो चली रही है, बस उसको सही स्पीड से चलाते रहें, ये बढ़िया होगा। एक और चीज़ जो है, आमतौर पर वैसे ये समझते हैं कि ग्रोथ लाना आरबीआई का काम नहीं है, लेकिन ग्रोथ आने के लिए माहौल बनाना आरबीआई का काम है, राइट? क्या इस पॉलिसी से गवर्नर साहब ने पूरा माहौल बनाने की कोशिश की? और दूसरा इसी के साथ जुड़ा हुआ सवाल जो नीलेश भाई, वो ये कि क्या उम्मीद की जाए कि फरवरी में आरबीआई गवर्नर अब रेट कट दे ही देंगे? मेरे हिसाब से वो डेटा देखेंगे। अगर इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन उनके अनुसार आता रहा तो डेफिनेटली रेट कट टेबल के ऊपर है। इस बार बारिश बहुत अच्छी हुई है, खरीफ क्रॉप बम्पर है, वाटर रिजर्वियर लेवल में काफी अच्छा है, तो उसकी वजह से रबी क्रॉप भी ठीक ठाक ही आएगा। तो फूड इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा, कोर इन्फ्लेशन वैसे ही रीजनेबल लेवल पे है। तो दोनों मिला के आरबीआई के पास एक ऑप्शन रहेगा ब्याज के दरों को काटने के लिए। इस बार भी मॉनेटरी पॉलिसी में 4 वर्सेस 2 का डिसीजन था, तो दो लोग यहां से वहां पे फरवरी तक शिफ्ट होने की गुंजाइश काफी है। फरवरी में संभावना है
कि ब्याज दरों में कटौती आगे हो जाए, इस बात के पूरे पूरे चांसेस है। लेकिन पूरा भाषण सुन के, हाव भाव देखकर, उनकी भाषा और सब कुछ जो कुछ गवर्नर साहब ने कहा, उसको देखकर क्या लगा सर? उनकी आखिरी पॉलिसी है या एक्सटेंशन मिलने वाला है? मतलब ये तो कहना मुश्किल है अनिल भाई, जी। बट आई एम श्योर आरबीआई एक इंस्टीट्यूशन है, एंड यहाँ पे बड़ी बखूबी उन्होंने भारत की इकोनॉमी को संभाला है। अब दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर एक या दो चीज के ऊपर टारगेट करते हैं। न्यूजीलैंड में इन्फ्लेशन का टारगेट है, यूएस फेड में एम्प्लॉयमेंट का टारगेट है। हमारी आरबीआई मल्टीपल टारगेट्स को मैनेज करती है, ग्रोथ का ध्यान रखती है, महंगाई को काबू में लाती है, गवर्नमेंट के बोरोइंग प्रोग्राम को पसार करती है, रुपी को मेंटेन करती है, बैंकिंग सेक्टर स्टेबिलिटी को मेंटेन करती है। एंड ये सारे ऑब्जेक्टिव्स कॉन्फ्लिक्टिंग है। ग्रोथ को सपोर्ट करने लिक्विडिटी बढ़ा है तो महंगाई बढ़ जाती है, रुपया नीचे आ जाता है। गवर्नमेंट की बोरोइंग प्रोग्राम बड़ी हो, उसे पास करनी हो तो ब्याज के दर ऊपर चले जाएंगे, ग्रोथ नीचे आ जाएगी। तो आरबीआई एक बड़े कुशल नाविक की तरह एक्सेलरेटर ब्रेक दोनों को ऊपर नीचे करके इस कठिन रास्ते पे इंडियन इकोनॉमी को अच्छी तरह चला रहा है। एंड मेरे हिसाब से ये एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है, तो वो हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, निवेशकों के लिए सबसे अच्छी बात है। सही है, आपने कठिन माहौल में गवर्नर साहब की अच्छी पॉलिसी, लेकिन एक चीज़ और है, कठिन माहौल में बाजार को काफ़ी कुछ संभाला है आपने भी, और हमारे घरेलू म्यूचुअल फंड्स ने भी। टफ टाइम था, 23,300 23,500 पे ऐसा डर लग रहा था कि गया काम से, अब तो पता नहीं 21 आएगा, 20 आएगा, 22 आएगा, जो भी हो, लेकिन सपोर्ट लिया और अब मार्केट अच्छी रिकवर भी होते दिख रहे हैं। घरेलू फंड किस तरह की लिक्विडिटी पर बैठे हैं और पैसा कहीं कोई कम होने के संकेत तो नहीं? अनिल भाई, मतलब सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आपने जिस तरह से एक माहौल बना दिया है निवेशकों का कि एवरी करेक्शन इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय, तो उसका फायदा हमें भी मिल रहा है। आज जब मार्केट गिरती है तो हमारे निवेशक डरते नहीं हैं, वो हमें हौसला अफजाई करते हैं कि आप खरीदते रहिए, हमें इंडियन इकोनॉमी के ऊपर भरोसा है। एंड एफपीआई अगर एग्रेसिवली बेचते तो हम तो और नीचे करके लेते। मार्केट में कोई किसी को एग्जिट नहीं देता, बट उन्होंने भी कंट्रोल सेलिंग की और अब वो भी धीरे धीरे बाइंग में लगे हैं। जब तक हम दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, जब तक हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ दूसरे देशों के सामने अच्छी रहेगी, और जब तक हमारे गवर्नेंस स्टैंडर्ड अच्छे रहेंगे, तो ये कहना मुनासिब होगा कि सुबह का भूला शाम को घर लौट आएगा। और इस बार तो शायद मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, सुबह का भूला दोपहर को ही घर लौट आया है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन क्या ये लगता है कि अम, मामला जो है फिर से लौटने का, ये और आगे बढ़ेगा? साल का अंत है, नए साल की शुरुआत है, क्या भारत के लिए एफआईज की तरफ से और ज़्यादा पैसे आने की उम्मीद रखनी चाहिए? मेरे हिसाब से हाँ अनिल भाई। अब देखिए, साउथ कोरिया जैसी इकोनॉमी, मतलब डेवलप नेशन है, हालांकि उसे इमर्जिंग मार्केट में काउंट करते हैं, वहां पे पॉलिटिकल टर्ब्यूलेंस हो गया। रशिया लोगों की निवेश के घेरे के बाहर है। ब्राजील, साउथ अफ्रीका में भी लोगों को बहुत सारी अनिश्चितों का सामना करना पड़ रहा है। इफेक्टिवली दुनिया के इमर्जिंग मार्केट में देखे तो दो कंट्री है जहां पे आप निवेश कर सकते हैं, एक चाइना, दूसरा इंडिया। चाइना में पिछले 10 सालों से उनके कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ 10% रही है, रेनमिनबी टर्म्स में, मतलब 1% पर ईयर रफली। इंडिया में उसी समय में कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ 166% हुई है रुपी टर्म्स में। एप्पल टू ऑरेंज कंपैरिजन है रेनमिनबी वर्सेस रुपी, बट करेंसी अगर एडजस्ट भी कर ले तो भारत की अर्निंग ग्रोथ चाइना से काफी ऊपर है। एंड अल्टीमेटली निवेशक वहां पे पैसा पैसा डालेंगे जहां पे उन्हें ग्रोथ दिखता है। आता है तो आना तो पड़ेगी। अब आइए, एक और मार्केट जिसको देखकर हम बार बार संकेत लेने की कोशिश करते हैं, वो है अमेरिका।
ट्रम्प साहब के आने के बाद लाइफ हाई पर लाइफ हाई बन रहा है, लेकिन आजकल हम बहुत ज़्यादा पसंद नहीं, क्योंकि ट्रम्प साहब के आने के बाद लगता है कि वो जो कुछ करेंगे अमेरिका की भलाई के लिए करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि सर ट्रम्प साहब के आने के बाद हमारे लिए क्या कुछ बदल सकता है, और दूसरा ये ग्लोबल मार्केट्स कैसे रह सकते हैं। अनिल भाई, आपने बिल्कुल सही कहा कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अमेरिका फर्स्ट वही मोटो रहेगा। बट हमें अमेरिका को कन्विंस करना है कि हमारे साथ दोस्ती रखेंगे तो हम विन विन सिचुएशन खड़ी कर सकते हैं। आज अमेरिका में हेल्थ केयर कॉस्ट बहुत महंगी है। उस महंगी हेल्थ केयर कॉस्ट को नीचे लाने में भारत का सबसे बड़ा योगदान है। उनके बहुत सारे डॉक्टर मेड इन इंडिया है, यहाँ से पढ़ाई करके वहां पे गए हैं। उनकी तकरीबन आधी सी जेनेरिक मेडिसिन मेड इन इंडिया बनती है, और हम बड़े सस्ते दाम पे उनको देते हैं। हम पैसा बनाते हैं, बट उनकी कॉस्ट और भी कम कर देते हैं। तो जैसे मेडिकल के क्षेत्र में भारतीय डॉक्टर, भारतीय दवाई की वजह से अमेरिकन हेल्थ केयर की कॉस्ट कम हुई है और कवरेज बढ़ी है, वैसे ही हम बहुत सारे क्षेत्र में कर सकते हैं। तो हमें ट्रम्प साहब से एंगेज करना पड़ेगा इस प्रकार की विन विन सिचुएशन खड़ा करने में, जहां उनको भी फायदा हो और हमारा काम भी चलता रहे। मेरे हिसाब से जो एफपीआई ने पैसा निकाला था अक्टूबर नवंबर में, वो भारत से अमेरिका की तरफ गया था, बिकॉज ट्रम्प साहब आके टैक्स के दरों में कटौती करने वाले थे। टैक्स कटता, प्रॉफिट बढ़ता, ईपीएस बढ़ती, शेयर प्राइस ने एक ऊपर का जंप मार दिया और ऑल टाइम हाई लेवल्स आ रहे हैं। भारतीय मार्केट थोड़ी महंगी लग रही थी, लोगों ने थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लिया, रुपया भी 1-2% गिर गया। कुल मिला के ये जो ट्रेड है, अमेरिका ऊपर भारत नीचे, रुपी थोड़ा डाउन, वो अब खत्म होने को आया है। अब वापस लोग ग्रोथ के लिए निवेश करेंगे, तो इमर्जिंग मार्केट में भारत से अच्छी मार्केट उन्हें कहाँ मिलेगी। ये बात ठीक है, भारत से बढ़िया इमर्जिंग मार्केट तो कोई है नहीं। लेकिन जो कुछ डर बाजार को था, एक ग्रोथ में कमी आने का, दूसरा कंपनियों के नतीजे जो पिछली तिमाही में थोड़े ठंडे रहे, क्या लगता है अगले 6 महीने भारतीय बाजारों के लिए इकोनॉमी के लिहाज से बेहतर होंगे? और एक जो बड़ी चीज़ जिस पर बाजार का फोकस है कि सरकार की तरफ से इतने जो बड़े पैसे पड़े हैं बजट के कैपेक्स करने के, वो कब होगा, कैसे होगा, और वो कितना बड़ा ट्रिगर होगा? अनिल भाई, हमने जो सेकंड क्वार्टर जीडीपी में डिक्लाइन देखी, वो प्राइमरीली मैन्युफैक्चरिंग साइड से थी। सीमेंट, आयरन एंड स्टील, पावर जनरेशन, माइनिंग, ये सारी चीजें बहुत अच्छी बारिश की वजह से इम्पैक्ट हुई थी। जब बारिश गिर रही है तो आप बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर पाते, ओपन कास्ट माइनिंग नहीं कर पाते, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स इम्पैक्ट हो जाता है। अब बारिश खत्म हो गई है, तो हो सकता है सेकेंड हाफ में सीमेंट, ऑटो, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, पावर, ये सारी चीजें बाउंस मार ले। सेकंड चीज है, दिवाली से क्रिसमस की फेस्टिवल सीजन इस क्वार्टर में आती है, वहां पे भी लग रहा है कि लोग खर्चा कर रहे हैं। तीसरी चीज अनिल भाई, आपको ढेर सारे इनवाइट मिले होंगे शादियों के। आप ये सोचते होंगे टीवी का एंकर काम करूं या शादियां अटेंड करूं। तो तकरीबन 50 लाख शादियां हो अरे गई। सर पूछो मत। आपको कैसे पता? मतलब ये हालत है कि एक ज़माने में शादी अटेंड करने जाते थे, फिर दूसरे में खाना खाने जाने लगे, फिर तीसरा ये था कि लिफाफा दे के आना है। अब तो ऐसा देखा यार मुंह दिखा के आता हूँ। मतलब इतनी शादियाँ हो रही, कैसे सवाल है, एक एक दिन में चार चार। बस यही है, मेरी खाली सभी दर्शकों से एक ही गुजारिश है, सारी शादियां अटेंड करना और खाना खाना, ताकि खर्चा हो और इकोनॉमी का ग्रोथ बढ़े। आप अवॉइड मत करना हमारी तरह। ठीक बात है। एंड तीसरा जी। सरकारी कैपेक्स का है। अब अप्रैल, मई, जून, जुलाई में इलेक्शन के माहौल की वजह से कैपेक्स थोड़ा मंदा पड़ा था। अगस्त सितंबर में पिकअप हुआ है। अक्टूबर से मार्च में वो और ज्यादा पिकअप होके मोटा मोटा जो बजटेड नंबर है 11,11,111 करोड़ का, उसके आसपास पहुंच जाएगा। तो शादियां, फेस्टिवल सीजन और सरकारी कैपेक्स, ये तीनों चीजों के कॉम्बिनेशन से सेकंड हाफ का ग्रोथ फर्स्ट हाफ के ग्रोथ से अच्छा आना चाहिए। सेकंड हाफ का ग्रोथ बेहतर होगा और कैपेक्स की तैयारी भी है। ऐसे में एक चीज़ और जो मैं जानना चाहता हूँ, काफ़ी लोग अगस्त सितंबर के महीने में निवेश करके बैठे हैं, उन्होंने बाज़ार में नीचे के लेवल्स भी देखे हैं,
उस समय कॉन्फिडेंस हिला था, और तब तो पहले ये पूछते थे कि क्या करें, पैसा निकाल लें, प्रॉफिट बहुत हो रहा है, एसआईपी रोक दें। ठीक है, उस समय तो समझा दिया। अब नीलेश भाई दूसरा सवाल आ गया कि रिकवर हो गया, हम तो मिस कर गए, अरे वो तो लेना था 23,200 300 500 अच्छे लेवल से, बढ़िया आया भी, अब मिस कर गया, अब क्या करें? तो पहले वो दूसरा दुख था, अब दूसरा दुख है मिस करने का। तो क्या देरी तो नहीं हुई अभी भी पैसा लगाने में? See, अगर आपके पास अवधि है तो कोई देरी नहीं हुई है। यह भारत की $4 ट्रिलियन इकोनॉमी कल 10 ट्रिलियन होगी, परसों 20 ट्रिलियन होगी, उसके बाद शायद 40 ट्रिलियन होगी। उस जर्नी का है। यहाँ से हर चीजें 5 5 10 10 गुनी हो जाएगी। और आपने अगर आपने अच्छी कंपनी में निवेश किया है तो ऑब्वियसली आप उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। 90 के दशक में जब $300 बिलियन की भारतीय जीडीपी थी, तब हमने कभी सोचा नहीं था कि किसी दिन हम 4 ट्रिलियन पे पहुंच जाएंगे। उस समय वो नजर नहीं थी। बट आज अनिल भाई, आपके जैसे मीडिया के लोगों की वजह से गांव गांव शहर शहर तक ये नजर पहुंची है, ये अंदाज पहुंचा है। तो मैं तो लोगों से यही कहूंगा, अपने असेट एलोकेशन के धर्म का पालन करिए, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करिए। भारत की ग्रोथ स्टोरी तो अभी शुरू हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। तभी बाकी है मेरे दोस्त, और एसेट एलोकेशन के धर्म का पालन करें, तभी आप बना पाएंगे बढ़िया वेल्थ। तो आइए मैं एसेट एलोकेशन की तरफ बढ़ता हूँ नीलेश भाई। आगे शुरुआत डेट मार्केट के साथ की जाए, फिक्स इनकम के साथ की जाए। इस पॉलिसी के बाद डेट मार्केट के इन्वेस्टर्स, फिक्स इनकम के इन्वेस्टर्स को कहाँ और किस तरह से पैसा लगाना चाहिए? क्या प्रीफर्ड रहेगा डेट फंड में? कौन से फंड्स आपको, किस तरह के फंड्स अच्छे लगते हैं? अगर कोई हाई टैक्स पेयर है तो उन्हें इस प्रकार के फंड में निवेश करना चाहिए जो 60% के आसपास ड्यूरेशन या डेट में निवेश करता है, और 40% के आसपास इक्विटी या आर्बिट्राज में इन्वेस्ट करता है। इस प्रकार के जो फंड है हमारे पोर्टफोलियो में, कोटक इनकम एंड आर्बिट्राज फंड इस प्रकार के फंड में आता है। उसमें निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर पूछिए। बट उसमें आपका टैक्स रेट 2 साल की होल्डिंग के बाद तकरीबन 12.5% के आसपास आ जाएगा। तो हायर टैक्स पेयर निवेशक के लिए वो सबसे अच्छी कैटेगरी बनेगी। जो लोअर टैक्स पेयर है उनके लिए ड्यूरेशन फंड जैसे गिल्ट फंड हुआ, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड हुआ, या डायनामिक बॉन्ड फंड हुआ, वो अच्छा रहेगा। तो ये आपके लिए डेट फंड के लिहाज से इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी। सोना चांदी अच्छी तेजी हो गई, ये साल तो बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। दुनिया भर में तनाव कम होने के संकेत अभी तो कम होने के हैं, लेकिन खत्म होने के नहीं दिख रहे। तो क्या अभी भी पोर्टफोलियो में रखा जाए सोना चांदी? अनिल भाई, एक कंपटीशन चली है दुनिया भर की सेंट्रल बैंकर्स में और इंडियन, चाइनीज और मिडिल ईस्टर्न हाउसवाइफ्स में। दोनों सोना खरीदते हैं, बेचते नहीं हैं, और इतनी तेजी से सोना खरीद रहे हैं कि सोने के दाम ऊपर जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सोना और चांदी दोनों में अभी भी तेजी बरकरार है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंकर्स अपने रिजर्व्स को डिवर्सिफाई करेंगे और प्रेशियस मेटल में जरूर से निवेश करेंगे। जब तक उनकी बाइंग चालू है तब तक सोने में तेजी बरकरार रहेगी। तो उसे आप अपने पोर्टफोलियो का अभिन्न अंग बनाइए। अरे थे कि इंडिया के साथ साथ चाइना और मिडिल ईस्ट की हाउस वाइफ है या जो भी वाइफ है, वो भी हमारी तरह ही ऐसी, वो भी सोना खरीदती बेचती नहीं है? अब खरीद रहे हैं, कोई बेच नहीं रहे हैं। हे भगवान, सब जगह एक जैसा हाल है। अच्छा, अब बताइए सर, इक्विटी मार्केट, यहाँ कहाँ पैसा लगाना चाहिए, क्या है आपको पसंद? अनिल भाई, कहाँ पैसा लगाना उससे अच्छा किस उम्मीद पे पैसा लगाना, उसके ऊपर 1 मिनट बात करना चाहूंगा। जी। पिछले 5 साल हमने बहुत अच्छा रिटर्न देखा, बट अब आने वाले 5 साल में उस प्रकार के रिटर्न आने की गुंजाइश बहुत ही कम है। तो आप अपनी रिटर्न एक्सपेक्टेशन मॉडरेट कर देना। पिछले 5 सालों में कॉर्पोरेट इंडिया का प्रॉफिट 4 लाख करोड़ से 15 लाख करोड़ हो गया। तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में वो काफी तेजी दिखी। अब 15 लाख करोड़ का प्रॉफिट 60 लाख करोड़ हो तो नेक्स्ट 5 साल में नहीं दिखता है। हो सकता है 25 लाख करोड़ हो, 30 लाख करोड़ हो। तो आपको आपकी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन काफी मॉडरेट करनी पड़ेगी। पिछले 5 साल जैसे रिटर्न की एक्सपेक्टेशन मत करना। सेक्टरली अनिल भाई अगर देखें तो जहां पे
वैल्यूएशन अभी भी हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास है, रीजनेबल है, वहां पे निवेश करने का मन होता है। आप आईटी देखिए, एफएमसीजी में कंज्यूमर स्टेपल देखिए, फार्मा देखिए, टेलीकॉम देखिए, ये सारे क्षेत्र में आज भी वैल्यूएशन अपनी हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास है, तो वहां पे निवेश करके अच्छा पैसा बनेगा, वैसा लगता है। एक सेक्टर है प्राइवेट बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। पिछले 3-5 सालों में उस क्षेत्र में कुछ ज्यादा पैसा लोगों का बना नहीं है, बट अब लिक्विडिटी बढ़ रही है, तो डिपॉजिट एंड क्रेडिट ग्रोथ भी बढ़ेगा और उसका सीधा बेनिफिट बिल्कुल परफेक्ट है। प्राइवेट बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज को मिलेगा। तो इस प्रकार के रीजनेबली वैल्यूड सेक्टर में निवेश करिए। ओके परफेक्ट। तो ये है आपके लिए आईटी में पैसा लगा, आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, टेलीकॉम शेयरों में पैसा लगाने का मौका। नीलेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका समय देने के लिए और विस्तार से आरबीआई की पॉलिसी, बाजार के डायरेक्शन, ग्लोबल मार्केट्स, एफआईएस की खरीदारी, इन सारे मुद्दों पर विस्तार से हमारे दर्शकों को आगे का डायरेक्शन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। इस खास बातचीत में आज इतना ही, बने रहिए हमारे साथ जी बिजनेस पर। नमस्कार।